सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो आज इसमें हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग मनी इनटू असेट्स। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो असेट में सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक वेल थ्रू फंड थ्रू आउट स्ट्रेटेजी की। कि उसके लिए अपन को एक जो अच्छी स्ट्रेटेजी होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अपन प्लान अकॉर्डिंग प्लान एक्शन करके नहीं हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सके विदाउट एनी लॉस ऑफ आवर प्रिंसिपल अमाउंट। So the principle of the investment act as a guidelines that help investors make wise and informed decisions। कि जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है कि जो इन्वेस्टर्स की हेल्प है उसको करता है कैसे कि वाइज डिसीजन लेने में और इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने में, जिससे कि प्रिंसिपल्स का जो इन्वेस्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जैसे अपन ने बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट कम कब कब कमाया जाता है कि अपना उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो अपन उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन को उसका लॉस ना हो। तो उसके लिए क्या कहता है डेफिनेशन, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। कि जो ये प्रिंसिपल है वो किस चीज के ऊपर काम करता है, कैपिटल जो अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, कि अपना वो पैसा ना डूबे। इन्वेस्टर मस्ट एंश्योर दैट देयर इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ प्रिंसिपल। फिर जो इन्वेस्टर है उसको ये एंश्योर करना चाहिए कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो अपने लॉस ऑफ प्रिंसिपल को ना तोड़े, कि उसका उसकी जो प्रिंसिपल है उसमें लॉस ना हो। इसके लिए क्या मैटर करता है, essentially the for risk averse investor such as retirees who cannot afford the to lose initial capital। कि जो रिस्क अवेजर इन्वेस्टर होता है, मतलब रिवेजर मतलब कौन हो गया, जो रिस्क को सेव करके चलता है, जो कम से कम रिस्क लेने वाला होता है। उसके लिए क्या, जैसे कि कौन हो गया, रिटायरीज हो गए। कि जो रिटायर पर्सन होता है उनकी सैलरी कोई इनकम होता नहीं है, उनके अगर पेंशन आती है वो पेंशन आ रही है, अगर वो गवर्नमेंट रिटायर्ड नहीं है तो उनकी पेंशन भी नहीं आती। तो जो रिस्क नहीं ले सकते अपनी इनिशियल कैपिटल लॉस का, एग्जाम्पल उनके लिए क्या क्या कौन कौन सिक्योरिटीज हो जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट हो गए, पीपीएफ हो गए। इन सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्स अप्रोक्स 7% होती है। 7% क्यों, उसको देखते हैं अपन इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट जो होती है इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग वो करती है। जैसे फिक्स डिपॉजिट का 7% का अप्रोक्स अप्रोक्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अलग अलग सिक्योरिटीज का अलग अलग होता है। जैसे किसान योजना चलाई जाती है, तो किसान विकास योजना होती है, इंदिरा विकास योजना होती है, प्रपत्र होते हैं। उसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड हो गए गवर्नमेंट की, इस तरीके से। और नेक्स्ट है लिक्विडिटी। Liquidity means low how quickly an assets can be converted into cash without significant loss in value। कि जो लिक्विडिटी होती है उसको क्या नाम से क्या है, जो लिक्विडिटी उसका मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी हम जो असेट्स है जिसमें अपन ने पैसा लगाया है उसको कितनी जल्दी अपन वापस से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि अगर मान के चलो अपन ने इसको लैंड एंड बिल्डिंग में लगाया है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में लगाई तो अपन को लैंड एंड बिल्डिंग में अगर जल्दी से अपन को अचानक से पैसे की नीड पड़ने लग जाती है, अपन को पैसा नहीं मिलेगा, तो उसमें लिक्विडिटी सबसे कम होगी। वहीं पे अगर अपन इसको मार्केट सिक्योरिटीज में लगा दिया, शेयर्स में लगा दिया, तो शेयर्स पे अपन जब चाहे हमारे पैसा लगा सकते हैं, जब पैसा लगा सकते हैं मार्केट आवर्स में हम जब भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से। A good investment should offer easy exit option in case the fund are needed urgently। कि जो गुड इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, जो इजी एग्जिट ऑप्शन देता है, जिससे कि जब भी अपन को फंड की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो वो तुरंत की तुरंत फंड को एग्जिट कर सके। ये क्या मैटर करता है, इमरजेंसीज एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कैन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस कैन अराइव एंड लिक्विडेट एसेट्स हेल्प मैनेज देम। कि जो इमरजेंसी और एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कभी भी आ सकते हैं, और लिक्विड एसेट्स क्या होती है उनको मैनेज करने में हेल्प करती है। मान के चलो आज आपको 20,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, और आपने परसों ही अपने 30,000 रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट लिया है। अब अगर आपने शेयर्स लिए तो आप उसको हैंड टू हैंड बेच करके अपना पैसा कवर कर सकते हो, 20,000 रुपए की जरूरत नहीं पूरा कर सकते हो। वहीं अगर आपने इसको गोल्ड में लिया तो गोल्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सामने वाले इसको हो सकता है कम रेट पे लेकर, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट उस चीज की इतनी है, इस तरीके से। तो हाईली लिक्विड कौन कौन से होता है, रियल एस्टेट हो गया, वो हाईली लिक्विड कौन सा हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। और जबकि लो लिक्विडिटी किसमें होती है, रियल एस्टेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट। क्या फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं बिफोर मैच्योरिटी मैच्योर नहीं करा सकते, और अगर आप मैच्योर करते हो तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पेनल्टी अपन को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। आरओआई मेजर्स द प्रॉफिट और गेन जनरेटेड ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। कि जो आरओआई होती है वो क्या करता है कि प्रॉफिट और गेन को जो होता है किसके ऊपर, अमाउंट इन्वेस्ट के ऊपर, उसको मेजर करता है। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टेड कॉस्ट इनटू 100। कि अपन ने प्रॉफिट कितना कमाया और उसमें इन्वेस्ट कितने किए। जैसे कि इसमें क्या कहना चाहता है, एक तरीके से जैसे अपन जीपी रेशियो पढ़ते हैं, जीपी रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, जीपी अपॉन सेल्स। क्योंकि बेस क्या है, सेल्स, सेल्स के अपन ने जीपी कमाया है, ठीक है। जब अपन ने सेल्स के ऊपर जीपी कमाया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपन रेट निकालते हैं, वहीं पे आरओआई का फॉर्म होता है कि अपन नेट प्रॉफिट कितना कमाया, किसके बेस पे, अपन ने जो कैपिटल लगाई थी उसके बेस पे।
इस तरीके से ये चीज काम में करती है। अब जब नेट प्रॉफिट अपन कैपिटल अपन इसको लेकर इस तरीके से चल रहे हैं, तो इसमें क्या काम होता है? नेट प्रॉफिट में क्या आ जाता है कि जो भी अपन ने पहले तो प्रॉफिट कमाया है वो, ठीक है, उसके अलावा जितने भी उस पर एक्सपेंस लगे हैं अपने वो, उनको जो अपन को नेट ऑफ करते हैं उसका आता है नेट प्रॉफिट, उसको डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से, तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आरओए आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है, इन्वेस्टर टुक द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न व्हाइल कीपिंग अदर प्रिंसिपल लाइक सेफ्टी इन माइंड। कि इन्वेस्टर जो होता है वो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न की तरफ ध्यान देता है, कि लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? कि जो सेफ्टी है, जो अपन ने पहला पहला अपन ने वो पढ़ा था सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, उस चीज को माइंड में रखते हुए। अब ये मैटर क्यों करती है? मैक्सिमाइज मैक्सिमाइजिंग वेल्थ इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। कि अपने गोल का अपना प्राइमरी गोल क्या होता है इन्वेस्ट करते हैं? कि अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब अगर अपन एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक शेयर है, उसमें ग्रोथ 10% है, इन्फ्लेशन रेट 7% चल रही है, और उसमें रिस्क है 15% का, ठीक है। अब जब 50% का 15% रिस्क है, तो अपन 10% को क्यों लेंगे? क्योंकि रिस्क और रिस्क बराबर मैच ही नहीं कर रही है। अगर रिस्क कम होता और 10% का इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होता, तो इन तीनों चीज को मैनेज करते हुए अपन उसको देखते कि इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। एवरी इन्वेस्टमेंट कैरी सम रिस्क एंड टिपिकली द हायर द रिस्क द हायर द पोटेंशियल रिटर्न। कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कोई ना कोई रिस्क लेके चलता है ना। और उसमें अपन क्या कहते हैं कि जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा रिटर्न होने का काम होगा, लेकिन रिटर्न के साथ साथ लॉस भी आ सकता है। सेम चीज वो भी माइंड में रखनी होती है। टाइप ऑफ रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और क्रेडिट रिस्क। उसके बाद इन्वेस्टर मस्ट बैलेंस देयर रिस्क एपिलेट विद डिजायर रिटर्न। कि जो इन्वेस्टर है उसको अपने रिस्क को और रिटर्न को दोनों को मैनेज करके चलना चाहिए। कि मान के चलो पर रिटर्न तो ले ले 100% की, लेकिन अपन रिटर्न आ नहीं रहा 50% भी, तो उसका कोई सेंस नहीं है। कि अगर अपन 50% का रिस्क हो और 100% का रिटर्न आने का चांसेस हो, तब भी एक बार सोचा जा सकता है कि इसमें रिस्क कम हो और रिटर्न थोड़ी ज्यादा हो, तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। वैसे इसमें एग्जांपल क्या कहता है? गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं इसमें लो रिस्क होती है और लो रिटर्न होती है, कि 7%, इन्फ्लेशन को आसपास रहता है ये वाला। और स्टॉक और क्रिप्टोज में हाई रिस्क रहती है और पोटेंशियल हाई रिटर्न भी रहते हैं। कि अपन देखते हैं जैसे कुछ शेयर होते हैं जो 10%, 15%, ये दो दो तीन तीन दिन में बढ़ जाते हैं इस तरीके से। अब अपन एक तरीके पर रिस्क की और बात कर लेते हैं कि मार्केट रिस्क क्या होता है। कि जो मार्केट कंडीशंस होती है, जो मार्केट में रिस्क होती है उसको मार्केट रिस्क कहते हैं। जैसे कि इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी इंडिया की किस तरीके से चल रही है उसके अकॉर्डिंग हो गया, मार्केट में कोई गलत न्यूज आ गई उसके बेस पे हो गया। इंटरेस्ट रिस्क रेट रिस्क क्या चलती है? कि इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट है उसने कम कर दी, जो अपना था रेपो रेट रिजर्व रेट, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लेशन रिस्क आ गई, कि जैसे अभी 7% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है, वो अचानक से इंक्रीज हो गया 8% हो गया, तो 1% ऑफ इंक्रीज इन रेट, और तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इनमें अपन को लॉस होगा, क्योंकि इनकी 7% है अपन को, और अपन कितना रहा 8% आ रहा है इन्फ्लेशन इस तरीके से। उसमें क्रेडिट रिस्क, कि अपन ने मान के चलो किसी से उधार लिया था लेकिन अपनी सीआरआर गिर गई। सीआरआर में क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग गिर गई। क्रेडिट रेटिंग गिर गई तो अपना जो अमाउंट है आगे वो नहीं मिल पाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टाइम हॉरिजन। द ड्यूरेशन फॉर विच द इन्वेस्टर प्लान्स टू स्टे इन्वेस्टेड। कि जो ड्यूरेशन होती है जिसमें इन्वेस्टर जो होता है अपने स्टे करता है किसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसको ड्यूरेशन कहते हैं। और ड्यूरेशन में क्या होता है? वही टाइम हॉरिजन आ जाता है कि कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट शुड बी अलाइंड विद शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तीन तरीके से किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या रहता है? 1 महीना, 2 महीना इस तरीके से। मीडियम टर्म में क्या रहता है? 1 ईयर्स और फ्यू ईयर्स। और लॉन्ग टर्म में क्या रहता है? लॉन्ग टर्म में आ जाता है अपने 2 ईयर्स या 3 ईयर्स से ज्यादा इस तरीके से, मोर देन 5 ईयर्स जैसे अपन लिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में क्या हो गया? अप टू 1 ईयर, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, सेविंग अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म में क्या आ गया अपना? मोर देन 5 ईयर्स, रियल एस्टेट, इक्विटी शेयर, पीपीएफ। ये क्या बात है? ये जनरल टर्म्स हैं, कि जो अगर अपन टैक्सेशन के बेस पे कहा जाए, जो कैपिटल गेन अपन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ दो तरीके के रिटर्न का काम मिल जाता है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म साल के अंदर अंदर मतलब लेस देन 12 मंथ, और लॉन्ग टर्म में मोर देन 12 मंथ्स इस तरीके से। अब ये क्यों मैटर करता है? कि टाइम इम्पैक्ट्स बोथ रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल। कि जो लॉन्ग टाइम है, जितना लंबे अगर अपन ऑनर के पर्सपेक्टिव से चले, क्योंकि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट एज ऑनर काम करता है। अब शेयर मार्केट ऑनर की तरह काम करता है, जो जितना लंबा ग्रोथ होगा, जितना लंबा टाइम पीरियड कंपनी उतनी अच्छी ग्रोथ करेगी। हो सकता है उसका पोटेंशियल पार्ट में लॉस हो रहा हो, लेकिन उसने बेस ऐसा क्रिएट करके जा रही है, कस्टमर सेटिस्फाई करते जा रही है, कि आज अगर उसका 10% लॉस था, तो अगर हो सकता है उसका 8% ही लॉस हो, और नेक्स्ट हो सकता है 6% ही लॉस हो। तो अगर है तो लॉस ही, लेकिन देखा जाए तो वो प्रॉफिट में आ रही है वो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टैक्स एफिशिएंसी। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय टैक्सेस, सो स्मार्ट इन्वेस्टर लुक फॉर
टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न होती है वो रिड्यूस होती है टैक्सेस के बेस पे, कि जो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस को काम में लेके चलता है। दिस इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स दैट आर टैक्स फ्री, ऑफर डिडक्शंस और हैव लोअर टैक्स रेट्स। कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कुछ होते हैं, कौन कौन से टैक्स फ्री होते हैं, जो डिडक्शंस को ऑफर करते हैं, जो लोअर टैक्स रेट पे काम करते हैं, जैसे कि ईएलएसएस है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम अंदर सेक्शन एटीसी। अपन अगर एटीसी के अंदर ईएलएसएस में अगर अपन को स्कीम में इस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे अपन को 1.5 लाख की जो लिमिट मिलती है, ठीक है, उसमें अपन को छूट मिल जाती है। पीपीएफ हो गया, टैक्स इंटरेस्ट मैच्योरिटी अमाउंट। पीपीएफ में क्या होता है कि जो भी अपन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो मैच्योर्ड अमाउंट है दोनों पे अपन को टैक्स फ्री रहता है, कि अपन उसकी दोनों के वो दोनों की जो वो है क्या नाम से छूट है वो इनकम टैक्स में ले सकते हैं। तो ये क्या मैटर करता है, टैक्स प्लानिंग बूस्ट्स नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि मान के चलो अगर अपने पास 100 रुपए अपन ने इन्वेस्ट किया, उस पे ना 150 रुपीज कमाए, ठीक है, अब उस पे 10% टैक्स लग गया तो अपन ने कितना कमाया, 50 रुपीज कमाए, ऊपर से अपन ने कितना लगाया, 10% लगा तो 5 रुपए का, तो ओनली 45 रुपीज आ गए, ठीक है। अब वहीं पे अगर अपन ने इसको 10% की जगह अपन ने थोड़ा सा इवेल्युएट किया, अपन ने अपने आप रिटर्न को एनहेंस किया और अपने टैक्स फ्री में लगाया, पीपीएफ में लगाया, तो वहां पे अगर अपन 7% भी कमाते तो उसके अलावा अपन उसको कम रिटर्न में कम रिटर्न तो मिलती, लेकिन हम टैक्स में ज्यादा बचा सकते थे उसमें, इस तरीके से। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट असेट्स क्लासेस टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क। जो जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करने का डिफरेंट असेट्स में, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे कि ओवरऑल जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। इसके लिए सबसे बेस्ट है जो कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन द वन बास्केट। कि जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसको एक ही उसमें मत रखो, जिससे पता लगे अगर कोई एक डूबा तो उसके रहते रहते सारा अपना पूरा कैपिटल जो अमाउंट है वो डूब गया। इफ वन इन्वेस्टमेंट परफॉर्म प्योरली अदर्स में परफॉर्म वेल एंड बैलेंस द पोर्टफोलियो। कि इसमें ये कहते हैं कि अगर अपन ने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो एक बार एक डूब जाता है तो उससे क्या होगा, अगर एक डूब जाता है तो सारा सारा कैपिटल अमाउंट चल जाएगा। वहीं पे अगर अपन अपने अमाउंट को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, डाइवर्सिफाई किस तरीके से करते हैं कि अपन ने ए म्यूचुअल फंड लगाया, बी शेयर मार्केट में लगाया, सी फिक्स डिपॉजिट में लगाया, ठीक है। अब ये दोनों साइमल्टेनियस चलती हैं, लेकिन रिस्क इनमें, जैसे ये शेयर मार्केट और ये म्यूचुअल फंड है और ये अपना हो गया फिक्स डिपॉजिट, तो ठीक है, अगर शेयर मार्केट में 10% का रिस्क है तो यहाँ पे 5%, 8% के आसपास का रहेगा, और वहीं पे ये पूरा पूरा सिक्योर है। अगर ये डूबता तो अपने यहाँ से तो रिटर्न आ ही सकती थी, इस तरीके से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन अ मिक्स ऑफ इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट। कि अपन को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अमाउंट वो किस तरीके से करना चाहिए, डेब्ट में भी, इक्विटी में, गोल्ड में भी, रियल एस्टेट, हर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन हेज। इन्वेस्टमेंट शुड आइडियली आउटस्पेस इन्फ्लेशन टू प्रिजर्व एंड ग्रो परचेजिंग पावर। जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली क्यों करना चाहिए, कि जो इन्फ्लेशन है उसको हेज करने के लिए, उससे बचने के लिए, कि अपन को जो इन्फ्लेशन है उससे अपन को अपनी परचेज पावर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इन्फ्लेशन एडोर्स द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। जो इन्फ्लेशन होता है वो वैल्यू ऑफ मनी को एडोर्स करता है, ठीक है। उससे क्या, जैसे कि क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट में ऑफर 5%, बट इफ इन्फ्लेशन इज 6%, यू आर एक्चुअली लूजिंग वैल्यू। अगर आपके फिक्स डिपॉजिट 5% ऑफर कर रही है और वहीं पे इन्फ्लेशन 6% का है, तो आप अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लूज कर रहे हैं। इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है, कि अगर आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है, तो आने वाले टाइम में अगर 2 साल बाद देखिए तो उसकी 1 रुपए नहीं रहेगी, उसकी कम हो जाएगी। तो उसको बीट करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज किया जाता है। इक्विटी एंड रियल एस्टेट जनरली बीट इन्फ्लेशन। जो इक्विटी शेयर है और रियल एस्टेट है वो इन्फ्लेशन को जल्दी जल्दी और इजीली बीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलर मॉनिटरिंग। कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स पेरियोडिक रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। जो इन्वेस्टमेंट होता है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता, कि क्या रिक्वायर करता है कि पेरियोडिक रिव्यू किया जाए, उसका रीबैलेंसिंग किया जाए। पेरियोडिक रिव्यू मतलब डेली हो गया, जैसे जो कर ट्रेडिंग कर रहा है वो डेली कर सकता है, मंथली हो गया, कि अपने टाइम टू टाइम के ऊपर होता है कि किस तरीके से अपन उसको मैनेज करना चाहते हैं। वो क्रेडिट रिव्यू हो गया, उसको बैलेंस करता हुआ चलता है। मार्केट चेंज पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स इन्वॉल्व, हैंस मॉनिटरिंग हेल्प्स टू स्टे ऑन ट्रैक। तो मार्केट चेंज होता है, फिर पर्सनल फाइनेंशियल गोल होता है वो मॉनिटर करते हैं, किससे मॉनिटर करके अपन उसको ट्रैक चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे, और उसको अपन अपने वापस से ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। अब देखो अपन इसकी पूरी समरी देख लेते हैं। पहला अपन ने देखा था सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, फोकस एरिया, कैपिटल प्रोटेक्शन रहती है, बेनिफिट क्या होता है, लॉस अपना कैपिटल का नहीं होता, इसमें कैपिटल लॉस नहीं होता। सेकंड आ गया था अपने लिक्विडिटी। इसमें इजी एक्सेस ऑफ फंड रहती है, कि अपन को जब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नीड है, पैसे की नीड होती है, अपन उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में।
आरओआई थर्ड पॉइंट था अपना। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जनरेशन। अपन प्रॉफिट को चेक करते हैं कि वेल्थ अपनी बिल्ड हो रही है नहीं हो रही है, अपन कितना रिस्क कमा रहे हैं, कितना रिटर्न नहीं कमा रहे। नेक्स्ट हो गया अपना रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि बैलेंस करता है कि इसके बीच में, सेफ्टी और रिटर्न के बीच में, कि बेटर प्लानिंग में काम आता है ये, कि अगर अपने रिस्क 10% है तो अपन ट्राई करेंगे रिटर्न भी 10% आए या फिर उससे ज्यादा ही आए, 10% कम ना आए। नेक्स्ट आ गया अपना फिफ्थ, टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन, कि गोल को ध्यान में रखते हुए अपन को डिसाइड करना है कि अपन को शॉर्ट टर्म में जाना है या लॉन्ग टर्म में जाना है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स एफिशिएंसी, रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी, इंक्रीज नेट रिटर्न। फिर टैक्स एफिशिएंसी क्या होता है, अपने टैक्स लाइबिलिटी कम होती है, कि मान के चले अपन 30% दे रखे थे, वहां पर अपन हो सकता है 25% ही दे दें, तो इससे अपनी क्या होती है, नेट रिटर्न जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन, कि अपन को अपन ने देखा था कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, कि अगर अगर एक ही बास्केट में सारे के सारे एसेट्स डाल देंगे तो उसमें लॉस होने के चांस रहते हैं, पर उसमें अपने सारा लॉस हो सकता है, जिससे क्या होगा, अपनी रिस्क बढ़ जाएगी। और अगर वहीं अपन उसको डाइवर्सिफाई करके चलेंगे तो उससे रिस्क क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन एज, कि मेंटेन वैल्यू ओवर टाइम, कि अपन को टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस करना है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं टीवीएम। इससे क्या होता है, रियल वेल्थ प्रिजर्वेशन होती है, कि अपनी वेल्थ एक्चुअल में बढ़ती है। तो आज की वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको, और अपने यार दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू सो मच।